नमस्कार। नरेंद्र मोदी पिछले 14 साल में कितने बदल गए, इस सवाल का जवाब देश में हर कोई जानना चाहता है। मिशन दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे। लेकिन मोदी का असली टेस्ट आज से 14 साल पहले 2001 में शुरू हुआ था, जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जी मीडिया की लाइब्रेरी से हमने आज आपके लिए नरेंद्र मोदी के वो इंटरव्यू निकाले हैं जो आज के नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी बताते हैं, गुजरात के दाग से लेकर विकास के मेडल तक। नरेंद्र मोदी 14 साल से कैसे राजनीति को इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। हर बड़े मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने पिछले 14 साल में जी न्यूज के कैमरों पर क्या क्या बोला, यह हम आपको बताएंगे। गुजरात दंगों पर भले ही नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती हो कि उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन विरोधी अब भी इसी को लेकर उन पर वार करते हैं, या कहें कि मोदी के विरोधियों की राजनीति का फोकस ही यही है। लेकिन खुद मोदी दंगों के बारे में 2002 से अब तक क्या सोचते थे और अब 2014 में क्या कहते हैं, ये दोनों तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस ने गुजरात को तबाह करके रखा हुआ है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वोट बैंक की राजनीति करते करते कांग्रेस परास्त हो गई, जीरो की ओर आगे बढ़ रही है। तब भी कांग्रेस से वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ रही है। निर्दोष लोग निर्दोष होते हैं, मरने वाले लोगों की मौत मौत होती है। मरने वाला कोई भी क्यों न हो, सीने में दर्द होना चाहिए। मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। यानी 14 साल से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दंगों पर माफी का सवाल नहीं है और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाए। 2002 में गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म के पालन की नसीहत दी थी। मोदी ने उस पर क्या कहा था? अटल की नसीहत के बाद 2002 में जी मीडिया ने नरेंद्र मोदी से यही सवाल किया था। तब उनका क्या जवाब था, वो भी सुनिए। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। आपने आधा वाक्य ही उसका पकड़ा है। वो एक देश में एक ऐसी चैनल है जो ऐसा कर रही है, आप तो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उसका दूसरा वाक्य ये है कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई भी राजधर्म का पालन करते हैं। उस वाक्य को आप मिसिंग करते हैं तो हम क्या करें भाई। गुजरात दंगों और अटल की नसीहत के बाद नरेंद्र मोदी पर हमला करने वालों ने अपनी धार और तेज कर ली। हर कोई गुजरात दंगों के लिए उन्हीं को गुनहगार ठहराता था। मीडिया में मोदी सफाई तो दे रहे थे, लेकिन हर सफाई के साथ मीडिया से उनकी दूरियां भी बढ़ रही थी। वैसे मोदी को तब से मीडिया फ्रेंडली माना जाता था जब वो पार्टी में संगठन का काम करते थे, लेकिन 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन पर मीडिया से कटे रहने के आरोप भी लगे। यह अलग बात है कि इन आरोपों के बावजूद जी न्यूज के कैमरे लगातार मोदी का पीछा करते रहे और जब जब मौका मिला उनसे सीधे सवाल भी जी न्यूज के रिपोर्टर्स करते रहे।
2002 के दंगों के बाद हालात और बिगड़े। आपको दिखाते हैं कैसे मोदी और मीडिया की ये दूरियां वक्त के साथ बढ़ती घटती नहीं। मोदी साहब, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, आप दिल्ली में रहे, बड़े मीडिया फ्रेंडली आप माने जाते थे, लेकिन अब गुजरात के कई लोगों का ये कहना है, जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत रिजर्व से रहने लगे हैं, बल्कि मतलब एरोगेंस तक अब वो चीज़ चली गई है। मीडिया से भी अब आप बचते हैं। हालांकि हमको तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी हासिल होती है। देखिए, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो है कि मिलते नहीं हैं, और दूसरी है एरोगेंसी। एरोगेंसी का पता तो मिले बिना पता ही नहीं चलता है। या तो एक सच है या एक झूठ है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोनों सही नहीं है। ये बात सही है कि मीडिया से मैं बहुत मिलता जुलता था, उसमें तो कमी आई है क्योंकि काम बदला है, तो उसके कारण सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को तो शिकायत करने का अधिकार है। और मीडिया की ये शिकायत गलत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत पुराना दोस्त रहा हूं, घंटों तक उनसे गप्पे मारता था। मैं मीडिया का आभारी हूं, ताकि उन्होंने मुझे सारी दुनिया में मेरे नाम को प्रचारित किया, प्रसिद्ध किया, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। मीडिया को थ्रेट किसी सरकार की, किसी राजनेता की नहीं है। मीडिया को थ्रेट है उन लोगों की, दोज हू आर न्यूज ट्रेडर्स, न्यूज मैन्युफैक्चरर। ये जो न्यूज मैन्युफैक्चरर एंड न्यूज ट्रेडर्स वाला तबका मीडिया में अपनी जगह बना रहा है, वो मीडिया के लिए, मीडिया की पवित्रता के लिए संकट है। और इसलिए मैं अगर किसी की आलोचना करता हूं तो न्यूज ट्रेडर्स की करता हूं। अगर मीडिया इतनी मेहनत न करता मोदी को बदनाम करने की, तो आज मोदी को कौन जानता जी? मुझे बताइए, कौन जानता? लिंचिंग हुई है, जो आप कहते हैं, आपके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि मीडिया मोदी के खिलाफ ही लगी रहती है। तो मैं इसके लिए थोड़ा अलग करता हूं। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं, और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। और अगर ये नहीं होगा ना, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम न्यूज ट्रेडर्स का है। न्यूज ट्रेडर एंड मीडिया दो चीजें अलग है। न्यूज ट्रेडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, न्यूज ट्रेडर्स के स्पॉन्सरर्स हैं। देश में लोगों को अब शिक्षित करना पड़ेगा, न्यूज ट्रेडर कौन है और सच्चा मीडिया कौन है। क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी? क्या मोदी में बुराइयां नहीं होगी? क्या वो कौन बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए। मोदी के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके विरोधियों की भी कमी नहीं, फिर चाहे वो विरोधी बाहर के हों या पार्टी के अंदर के। नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष की कहानियां पिछले कई साल से चलती आई हैं। मोदी गुजरात में पार्टी संगठन में काम करते थे, कहा गया कि उन्हें खटपट के बाद दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेज दिया गया, और अब वो गुजरात से दिल्ली की तरफ एक और बड़ी मंजिल के रास्ते पर हैं। कैसे वो अपनी ही पार्टी के असंतोष पर भी सीधे सवालों के जवाब देते रहे, देखिए। देखिए, मैं जब राजनीति में नहीं था तब मैं आडवाणी जी के इंटरव्यू बहुत बारीकाई से पढ़ता था। उसमें मुझे इतनी वैचारिक स्पष्टता दिखती थी और मेरे मन को वो छू जाता था, और हर चीज को इतना बड़ा आर्टिकुलेट वे में वो रखते थे, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शायद उनके इंटरव्यू में कटिंग करके रखता था सालों तक, और मैं उसको अध्ययन करता था। और आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे विचारों की जो धार है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, सामान्य रूप से राजनेता वो होते हैं जिनके निकट जितने जाओ आप, उतना ही उनसे दूर जाने का मन करता है। आडवाणी जी का एक्सेप्शनल केस है कि जितना उनके पास जाओ उतना ही अधिक निकट जाने का मन करता है। जितने निकट जाते हैं उतनी उनकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, और शब्दों में वो नहीं कहते, उनके व्यवहार में नजर आता है। मेरा अपना कोई सपना नहीं है, मैं इस प्रकार के बनने के सपने देखता नहीं हूं। अगर यही होता तो मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनने दिया जाता?
और मेरा इतना गौरव क्यों किया जाता? तो मेरी पार्टी को बेकार में आरोप मत लगाइए, मेरे पार्टी के किसी साथी पर आरोप मत लगाइए। लोग ये लोगों के नाम पर मेरी पार्टी को बदनाम मत कीजिए। मैं समझता नहीं ये गाड़ बाड़ क्या होता है। गार्ड तो शायद रेलवे में पीछे होते हैं। मेरे यहाँ तो सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इंजन है जो चलाते हैं। वो अब सिर्फ गाइडिंग फैक्टर हो गए हैं, जो अडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, ये सिर्फ गाइड रह के गए। जो असली काम जो है वो सेकंड जनरेशन लीडर्स ने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर वगैरह होता नहीं है, लेकिन ये सही है कि उन्हीं के गाइडेंस में करते हैं। अपने अपने उम्र से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तपे तपाए नेतृत्व के पास ही है, वरिष्ठ नेतृत्व के पास ही है। मार्गदर्शन भी उन्हीं का है। तो आप देख रहे हैं कितने बदल गए मोदी। भ्रष्टाचार वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको अपना चुनावी एजेंडा बनाकर नरेंद्र मोदी 2014 की लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने 14 साल पहले ही जी मीडिया पर अपना एक्शन प्लान बताया था, और आज जब नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म पर सवाल पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं? 14 साल में मोदी के बोल में क्या कहीं कोई फर्क आया है? आप देखिए, खुद तय कीजिए। आपके करीबी लोग आपको नमो के नाम से पुकारते हैं और कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपको कहा था कि कभी भी रिश्वत का एक पैसा भी मत खाना। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत पुरानी है, गुजरात में ही नहीं सब जगह। किस तरह से आप इस बात की वो करेंगे कि आप तो खैर पैसा ना खाएं लेकिन दूसरा भी कोई ना खाए? देखिए, भ्रष्टाचार के दो रूप हैं। एक पॉलिटिकल करप्शन है, दूसरा और रेलवे स्टेशन पे वो टीटी खा लेता होगा या बस का कंडक्टर ले लेता होगा, ऐसा एक और चलता है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों ने कंसंट्रेशन करना चाहिए पॉलिटिकल करप्शन पर। मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार की जिंदगी जीने का पहली बार अवसर आया है, लेकिन पिछले 2 महीने के अनुभव से मुझे लगता है कि अगर ऊपर हम ठीक रहें तो धीरे धीरे नीचे ठीक होने की हवा पहुंचती है। जेन्युइन अच्छे काम के लिए लोग ज्यादा आते हैं, जेन्युइन अच्छे काम के लिए आते हैं, अच्छे सुझाव लेकर के आते हैं। और मैं ये मानता हूं कि सामान्य मानवी अच्छा चाहता है। हर कोई ऐसा नहीं है कि जो अपना ही पेट भरना चाहता है। मैं स्पष्ट मत कहूं। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहां पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहां टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो ट्रिकल डाउन आपके यहाँ चाहिए? एक मिनट, विकास हुआ। विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए। इसी को लेकर के मेरी साथ नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको जानकर के आनंद होगा, झूठ बोलने वालों को हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। और इसलिए आरोप लगाने वालों के पास अब मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, ऐसी कैसी दिल्ली में सरकार मरी पड़ी हुई है कि जो मोदी के इतने पापों के बाद भी उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती है। जो पापों का वो गिनती करते हैं, तो दिल्ली में ऐसी सरकार को तो 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए जिसके पास
भाषण में बोलने के लिए मोदी के खिलाफ 1000 आइटम है और कदम उठाने के लिए एक आइटम नहीं है, तो ऐसी निकम्मी सरकार को अब देश ने 1 मिनट रहने नहीं देना चाहिए।